जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने अभी जो है अपना पहला चैप्टर प्लानिंग के कार्यों में देखा जाए तो नियोजन ये कंप्लीट हो गया है। आज हमारा प्लानिंग के कार्यों में का दूसरा चैप्टर यानी संगठन ये स्टार्ट हो रहा है, जो हमारे बीएसटी के बुक में जो है 4th नंबर का चैप्टर है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो बढ़िया से आप लोगों को ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ें समझाया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक बात क्लियर है? तो सब लोग जो है जो आए हैं वो आ जाएं और जो नहीं आए उनको बुला लें, और जो पहली बार चैनल पाए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करके जो है अपना नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि जब जब वीडियो बने आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सअप पे भी जुड़ सकते हैं, या फिर सबसे अच्छी बात है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएँ, ताकि आपको वीडियो का लिंक लगातार वहां पे मिलता रहे और आपका एक एक चैप्टर कंप्लीट होता रहे, लाइन बाय लाइन आप सारी चीज़ों को पढ़ पाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, जिसका नाम है संगठन। ठीक है, संगठन को इंग्लिश में पता ही आप लोग को क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, है ना बात। संगठन क्या है? संगठन को हम लोग इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक बात। अब ये होता क्या है? संगठन एक ऐसा शब्द है जो बड़ा ही विचित्र है। अगर जनरली हम किसी से पूछें कि संगठन क्या है, तो उसके दिमाग में आम बोलचाल पे भी, और इसका जब भी प्रयोग होता है तो उसके दिमाग में जैसे ही संगठन शब्द सुनने को आएगा तो उसका मतलब हो जाता है, उसे लगता है कि संगठन एक समूह है। ठीक है, उसे क्या लगता है? संगठन एक समूह है। समूह का मतलब होता है जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हों, उसे हम लोग जो है समूह कहते हैं। तो आप देखेंगे जब कहीं पे मेला वगैरह लगता है, जब कहीं पे कोई चीज़ें बढ़ती हैं, तो वहाँ पर भी क्या होता है? वहाँ पर भी खूब भीड़ इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, मेला लगता है तो वहाँ पर भी खूब भीड़ इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, बाजार कहीं लगता है तो वहाँ पे बहुत सी भीड़ इकट्ठा हो जाता है। तो क्या वो संगठन है? संगठन है क्या? तो भीड़ संगठन नहीं होता है, जबकि वहाँ पे भी एक से ज़्यादा लोग हैं, यानी समूह में हैं, लोग बहुत ढेर सारे हैं, तो ऐसे संगठन नहीं होगा। आप जानिएगा, जो समूह को संगठन कहते हैं उस समूह का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। वो क्या होता है कि वो समूह हमेशा एक निश्चित उद्देश्य के लिए, एक निश्चित लक्ष्य के लिए जो है समन्वय बना के कार्य करती है। बात समझे? तो कोई भी हमारा समूह संगठन तभी कहलाएगा जब वहाँ का लक्ष्य कॉमन हो जाएगा, उद्देश्य कॉमन हो जाएगा, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सब जो है समन्वित हो तरीके से तालमेल बैठाते हुए जब कार्य करते हैं, तो वही समूह हमारा संगठन कहलाता है। ये एकदम प्रैक्टिकल वे में आपको जो है एक नॉर्मल सा जो है मतलब बता दिया गया है। लेकिन इसी तरह संगठन को जब देखा जाए तो संगठन का अर्थ, ठीक है, प्रबंध में दो तरीके से लिया जाता है, या आम बोलचाल में भी संगठन का अर्थ दो तरीके का होता है। तो समझिएगा, एक क्या होता है संगठन एक ढांचे के रूप में, और दूसरा जो होता है संगठन एक प्रक्रिया के रूप में। तो हमने अभी आपको जो संगठन बताया, ठीक है, वो एक प्रक्रिया के रूप में संगठन को हमने समझाया, क्योंकि जनरली संगठन को प्रक्रिया के रूप में ही डिफाइन किया जाता है। लेकिन अगर ढांचे के रूप में संगठन बोला जाए तो संगठन उसे भी कहेंगे जहां पर एक स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन किस चीज का स्ट्रक्चर? तो संगठन जो होता है ना, वो आपका जो होता है पदों का क्रम है। बात समझे? संगठन क्या है? वो पदों का क्रम को भी संगठन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे देश का जो है डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी एक जो है प्रजातंत्री संगठन हमारे देश का क्या है कि ऊपर जो है केंद्र में पीएम बैठता है, स्टेट में सीएम बैठता है, जिला में डीएम बैठता है ना बात। तो ये पदों का क्रम हो गया। तो ये भी हमारा क्या है? हमारे देश का प्रजातंत्री संगठन है। बात समझे? हमारा देश जो चल रहा है, जो सरकार है, सरकार का अपना सरकारी संगठन है। ये बात समझे बात? तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि संगठन क्या होता है? संगठन में पदों का क्रम होता है। जैसे आपने जो है इससे पहले जब फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा था, प्रबंध के स्तर पढ़ा था। ठीक है, प्रबंध के स्तर में आपने जाना था कि एक टॉप लेवल का मैनेजर होता है, एक मिडिल लेवल का मैनेजर होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद लो लेवल का मैनेजर होता है। ठीक है, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय प्रबंध होता है। तो ये तीनों स्तर ये क्या है? ये भी तो पदों का क्रम है। टॉप में कुछ अलग पद के लोग होते हैं, मिडिल में कुछ अलग पद के लोग होते हैं, और लो में कुछ अलग पद के लोग होते हैं। अब इन्हीं पदों के क्रम को एक साथ रखा जाए तो वो संस्था का निर्माण करता है, और वो संस्था, वो पदों का क्रम, उसे भी किस नाम से बोला जाता है? उसे भी ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, उसे भी संगठन बोला जाता है। ठीक है, तो जब ढांचे के रूप में संगठन की बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? पदों के क्रम को संगठन कहेंगे। जब प्रक्रिया के रूप में संगठन को बात किया जाएगा, जो दूसरा है, जो हमने पहले बताया कि वो क्या होता है, प्रक्रिया के रूप में संगठन की बात किया जाए तो क्या है? संगठन तालमेल बैठाने वाला क्रिया है। बात समझे? तो चलिए अब किताब की लैंग्वेज को थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है, ध्यान से समझिए। लिखा है संगठन संस्था के भीतर विभिन्न कार्यों को पूरा करने में कर्मचारियों के कर्तव्यों, ठीक है, कर्मचारी का जो कर्तव्य है और दायित्वों का संरचनात्मक ढांचा है। ठीक है, हम जब पद बनाते हैं तो उसमें क्या निर्धारित करते हैं? उनको शक्ति बताते हैं कि भाई आपके पास ये शक्ति है। तो जो शक्ति बताया जाता है वो क्या है? वो उनके पास जो है ताकत हो गया, जिसके तहत उनको काम करना है, और वही शक्ति उनके कार्यों को डिफाइन करता है। जैसे हमारी शक्ति क्या है? आपको पढ़ाना है, ये मेरा कार्य भी है, ये हम आपको पढ़ा रहे हैं। बात समझे? तो जो कार्यों को बोला ना कि कर्तव्यों और उत्तरदायित्व, कर्तव्य मतलब क्या है? जो कार्य करना है उसका ऊपर का जो कर्तव्य है। ठीक है, तो जो शक्ति मिलता है वो कर्तव्य देता है, वो कार्य को डिफाइन करता है, और उसके बाद उत्तरदायित्व, है ना बात। आप जानेंगे कि जो कार्य है उसके साथ एक उत्तरदायित्व भी बना रहता है। तो जितने भी पद होते हैं उनको उनकी शक्ति भी दिया जाता है, उनका उत्तरदायित्व भी दिया जाता है। इस प्रकार से पदों का निर्माण होता है।
कोई भी पद बनता है तो उसमें पद में लिखा रहता है कि आपके पास ये अधिकार है, साथ ही साथ आपके लिए ये चीजों का उत्तरदायित्व है। ठीक बात, तो ये चीज है। ठीक, तो उसी का जो है संरचनात्मक ढांचा जो है ना, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा जो है संगठन कहलाता है। यही यहाँ पर बात हो रहा है। आगे इसमें क्या बता रहा है कि वास्तव में संगठन ढांचे का निर्माण पूरी संस्था में विभिन्न पदों के अधिकार और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये क्या हो गया, वास्तव में हमारा संगठन ढांचा क्या है, जो संगठन ढांचे के रूप में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, संगठन का ढांचे के रूप में हम लोग जो है इसका परिभाषा पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ये बता रहा है कि वास्तव में हमारा जो संगठन ढांचा है वो पदों के बारे में ही चर्चा कर रहा है, वो पदों के बारे में ही बता रहा है कि उनके अधिकार क्या, उनके उत्तरदायित्व क्या है। ये जब बताते हैं, ये जब स्वरूप बन के आता है तो वो संगठन बन जाता है। अब प्रक्रिया के रूप में देख लीजिए, तो हमने एकदम सिंपल वे में आपको बता ही दिया था कि भाई संगठन ढांचा मतलब पदों का क्रम, ठीक है, पदों का क्रम ही संगठन ढांचा का रूप बनता है। अब प्रक्रिया के रूप में देख लीजिए, तो प्रक्रिया के रूप में संगठन क्या है, एक प्रक्रिया के रूप में संगठन का संबंध संस्था के सदस्यों की क्रियाओं को व्यवस्थित करने से होता है। ठीक बात, संस्था की जो भी क्रियाएं हैं उनको व्यवस्थित करना। व्यवस्थित करना क्या मतलब क्या है, वही तो है कि तालमेल बैठाना, कौन सा काम कब होगा, किसके द्वारा किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, इस प्रकार से जो है व्यवस्था बनता है। ठीक है, तो जब इस प्रकार से व्यवस्था बनता है तो हर एक क्रिया आपस में क्या करती हैं, तालमेल बैठा के काम करते चलती हैं, है ना बात। तो ये चीज है कि हमारा जो है, अगर हम प्रक्रिया के रूप में संगठन बोले हैं तो क्या है, संगठन एक प्रक्रिया के रूप में संगठन का संबंध संस्था के सदस्यों की क्रियाओं, कार्यों यानी क्रियाओं को व्यवस्थित करने से होता है। यह व्यक्तियों के बीच कार्य आवंटित करता है और अधिकार तथा उत्तरदायित्व संबंधों की स्थापना करता है। यह क्या करता है, यह व्यक्तियों के बीच में कार्य देता है कि भाई तुमको ये काम करना है, और उसी के साथ साथ अधिकार उत्तरदायित्व भी देता है। ठीक है, चलिए बात ये हो गया। दूसरे शब्दों में संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंध दिए गए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संस्था के सदस्यों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है। ये एक्चुअल डेफिनेशन बना। जो दूसरे शब्द वाला लाइन है वो सबसे परफेक्ट लाइन है। क्या बता रहा है, दूसरे शब्दों में बताया कि संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंध द्वारा, ठीक है, प्रबंध दिए गए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। आप जानते हैं कि हमने बताया अभी शुरुआत में एकदम कि जो ग्रुप होता है वो ग्रुप संगठन नहीं होता है। ग्रुप को संगठन बनने के लिए क्या जरूरी है कि उसमें एक उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है, और वो उद्देश्य कॉमन होना चाहिए। कॉमन का मतलब सभी का वो उद्देश्य होना चाहिए, है ना बात। और उसके बाद क्या है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सबको प्रयास करना चाहिए, वो भी अलग अलग नहीं, तालमेल बैठा के, एक रूपता ला करके, तभी वो ग्रुप संगठन कहलाता है। और यही तो यहाँ पर भी लिखा है कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संस्था के सदस्यों की क्रियाओं में, अलग अलग क्रियाएं बहुत सी होती हैं, लेकिन उन्हीं क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है। समन्वय मतलब तालमेल बैठाना, ठीक है, सामंजस्य बैठाना, उसके साथ जो है अपनी क्रियाएं होती है, तभी क्या होता है, तभी वो संगठन कहलाता है। बात क्लियर है। तो दोनों डेफिनेशन आपको संगठन का समझ में आ गया। एग्जाम में कौन सा लिखेंगे, अगर एग्जाम में पूछा है संगठन क्या है तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए और थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए, कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगा। क्लियर बात। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं। नेक्स्ट बात अगर हम लोग बात किया जाए तो एक प्रोफेसर हैने हैं, उन्होंने जो है इसको जो है डिफाइन किया, ठीक है। प्रोफेसर हैने ने बताया कि संगठन क्या होता है, तो इन्होंने बताया क्या, ये डेफिनेशन बहुत ही मस्त डेफिनेशन है और ज्यादातर जगहों पे हैने का डेफिनेशन जरूर मिलता है, कभी कभी एमसीक्यू में भी आ जाता है ना बात। ध्यान से इसको रट लीजिएगा एकदम बढ़िया तरीके से। क्या लिखा है कि किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट अंगों में के मैत्रीपूर्ण समायोजन को संगठन कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी जो बात वर्ड लिखा है ना, समायोजन, ये समायोजन क्या है, समायोजन का मतलब वही हो गया समन्वय, ठीक है। समायोजन का मतलब भी क्या हो गया, समन्वय, यानी वही तालमेल। बात समझे, क्लियर बात। समायोजन का मतलब क्या है, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट मतलब समन्वय, समन्वय मतलब तालमेल, सब आपस में तालमेल बैठा के काम करते हैं। और किसमें तालमेल बता रहे हैं, तो बता रहे हैं कि समान उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। समान उद्देश्य का मतलब क्या है, कॉमन, जो कॉमन एजेंडा होगा, है ना बात, कॉमन ऑब्जेक्टिव जो होगा, जो सभी संस्था का होगा, ठीक है। और उसमें बोला है कि एक या तो उद्देश्य या तो उद्देश्य हो। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही संस्था के कई उद्देश्य भी बन जाते हैं, ठीक है, एक साथ कई उद्देश्यों पे लगातार काम होता है ना बात समझे। तो उसी तरह या उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किसके बीच में सामंजस्य बताते हैं, किसके बीच में समायोजन करते हैं, तो संस्था के विशिष्ट अंगों के, ठीक है, विशिष्ट अंगों के। और मैत्रीपूर्ण का मतलब समझ रहे हैं, मित्रता के साथ यानी तालमेल के साथ, ठीक है। तो विशिष्ट अंग में क्या आएंगे, विशिष्ट अंग का मतलब है कि संस्था में जितने भी लोग हैं, जो भी संसाधन है, वो सारे विशिष्ट अंग हैं। जो भी संसाधन, सब कुछ, चाहे मानव संसाधन की बात हो चाहे कोई भी संसाधन की बात हो, वो सारे के सारे जो है क्या है, संस्था के विशिष्ट अंग है। बात क्लियर है। उन्हीं सब में तालमेल जब बैठता है, उन्हीं सब में जब एक साथ जो है सामंजस्य बैठाते हुए जब कार्य होता है, तो वही कार्य हमारा क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। ये जो है हैने ने बताया, ठीक है, क्लियर बात। यानी अगर हम सरल शब्दों में बोलें तो ये भी एक लाइन से बता सकते हैं कि किसी भी संस्था के निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों एवं संसाधनों, ठीक है, व्यक्तियों एवं संसाधनों के समूह में सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया ही संगठन कहलाती है। ये जो है एक सरल शब्द हो गया, ठीक है। अगर आपको जो है संगठन का प्रक्रिया के रूप में पूछेगा तो पिछला डेफिनेशन दीजिएगा, संगठन का जो है ढांचा के रूप में पूछेगा तो उसके ऊपर वाला डेफिनेशन दिया, लेकिन जब संगठन का डेफिनेशन पूछेगा तो ये दोनों डेफिनेशन दीजिएगा, कंप्लीट आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ये परफेक्ट हो गया, है ना बात, एकदम सरल शब्दों में एकदम परफेक्ट डेफिनेशन हो गया। क्लियर है। तो ये आपको समझ में आ गया एक्चुअल में संगठन क्या। अब बात करते हैं
संगठन की विशेषताएं, ठीक बात, कि भाई संगठन की अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं। आज जब विशेषताएं देख लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली और आपको संगठन समझ में आ जाएगा कि हाँ संगठन क्या है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके बारे में जो भी कैरेक्टर्स हैं, उसके जो भी जो है उसके लक्षण हैं, वो सारे लक्षण को अगर आप समझ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज हो जाता है। सेम इसी तरह विशेषताएं जब पढ़ेंगे तो और नॉलेज होगा कि संगठन क्या है, ठीक बात। जैसे क्या है, सबसे पहला व्यक्तियों का समूह। तो एक बात कंफर्म है कि संगठन में जो है ना एक से ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है। कभी भी कोई भी चीज़ संगठन तभी कहलाएगा जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग होंगे, ठीक बात। अगर आप एक व्यक्ति बैठ करके काम करेगा तो वो संगठन नहीं है यार। अपने आप को कैसे संगठन बोलेगा कोई? अकेला संगठन नहीं होगा। संगठन में हमेशा एक से ज़्यादा लोग होंगे ही होंगे, तभी वो संगठन कहलाएगा। क्लियर बात। दूसरा क्या, यानी व्यक्तियों का समूह होगा, एक से ज़्यादा होगा तो उसको समूह हम कह सकते हैं। दो लोगों का भी समूह बनता है ना बात। कहते हैं ना फ्रेंड्स ग्रुप। फ्रेंड्स ग्रुप में कभी कभी होता है कि दो ही लोग होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ग्रुप कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं ज़्यादा लोग होते हैं, है ना बात। तो ग्रुप का मतलब क्या होगा? एक से ज़्यादा, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, यह एक प्रक्रिया है, ठीक बात। ये भी आपको पता है कि यह प्रक्रिया है, प्रोसेस है ना बात। और प्रक्रिया क्या होता है? जो स्टेप बाय स्टेप कार्यों को जिसमें किया जाता है। संगठन में भी कार्यों की क्रियाएं बटी होती हैं, ठीक है। कार्यों में जो कार्य होते हैं उनको जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो भी बटा होता है कि पहले कौन सा करेगा, फिर कौन सा करेगा, किसके पास कौन सा अधिकार है, कौन सा उत्तरदायित्व और कौन किस प्रकार से करता जाएगा। ये पूरे पदों का क्रम होता है। पदों का क्रम होता है, जैसे हमने बता दिया कि ये पदों का क्रम हो गया, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, ठीक है। तो इनका भी क्या है, इनका भी कार्यों का क्रम है ना। आदेश आता है तो ऐसे जाता है, ठीक है। जवाबदेही जाता है तो ऐसे जाता है। तो कार्यों का क्रम बना हुआ है, समझे बात। तो इसी तरह प्रबंध जो है संगठन हमारा क्या है, संगठन एक प्रक्रिया भी है, स्टेप बाय स्टेप इसमें कार्य होते हैं, ठीक है। फिर क्या है, संगठन एक संरचना है। ये आपको पता चला है कि संगठन एक संरचना भी है जिसमें जो है पदों का क्रम निर्धारित किया जाता है, ठीक बात। इसमें क्या है, प्रक्रिया है जिसमें कार्य में जो है स्टेप बाय स्टेप करते हुए कार्यों में जो है तालमेल बैठा जाता है, जो आपने डेफिनेशन में पढ़ा। और संगठन एक संरचना क्या है, जिसमें आपने डेफिनेशन में ये भी पढ़ा कि वो क्या होता है, उसमें पदों का क्रम बनता है और वही पदों का क्रम जो है सामूहिक रूप से जो है एक रूप से जो है उसको संगठन का संज्ञा दिया जाता है, ठीक बात समझे। नेक्स्ट हमारा क्या है, संगठन एक साधन है, साध्य नहीं, ठीक है। ये क्या मतलब है, संगठन एक साधन है। उत्पादन के साधनों में जो हमारा उत्पादन के उपादान कहलाता है, उत्पादन के साधन कहलाते हैं, जिसमें भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और प्रबंध बोलिए, या पहले उसको संगठन बोला जाता था। अब बाद में जो है थोड़ा और डिटेल नॉलेज होने लगा तो लोगों ने संगठन की जगह प्रबंध वर्ड यूज किया, क्योंकि प्रबंध में ही संगठन आता है ना बात। तो ये संगठन जो है ना वो उत्पादन के साधनों में से एक साधन है, साध्य नहीं है। साध्य का मतलब होता है कि वो खुद ही कार्य करने वाला नहीं है, बात समझे। खुद कार्य करने वाला नहीं, बल्कि एक साधन है कि उससे कार्य करवाना है, बात समझ में आ रहा है। तो संगठन एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा जो है तत्व है जिससे कार्य करवाना है। वो खुद ही कार्य नहीं है, वो खुद ही कार्य नहीं कंप्लीट कर देता है, बात समझे। तो यही चीज़ है कि संगठन जो है वो साधन है बल्कि साध्य नहीं। फिर उसके बाद क्या, संगठन में क्या होना चाहिए, समान उद्देश्य। ये बात तो आपको पता ही है। कभी भी कोई भी चीज़ संगठन तभी कहलाएगा जब समान उद्देश्य होगा, है ना बात। जैसे यहाँ पर आप लोगों को पढ़ने का विविध उद्देश्य है, तो आप जो है संगठन जो है नहीं कहलाएंगे, लेकिन हम संगठन कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पढ़ाने का हमारा समान उद्देश्य क्या है। हमारे यहाँ सभी लोग जो काम करें उनका समान उद्देश्य क्या है कि ज्ञान आश्रम में इस बार जो है बोर्ड के टॉपर को निकालना है। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 में जो है कॉमर्स का एक बच्चे को लाना है। हम लोग की पूरी कोशिश है। सफल होगा कि नहीं होगा ये बात अलग है, लेकिन अगर आप लोग साथ रहेंगे तो हमको पूरा यकीन है कि सफल होगा, क्योंकि हम लोग मेहनत उस तरह से कर रहे हैं, है ना बात। हम लोग उस तरह से चीज़ों को ला रहे हैं, लोग बच्चों को दे रहे हैं, बात समझे। तो हमें इस बार की उम्मीद है। शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा था, अभी फिलहाल में बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। बच्चों का जो है उस तरह से इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। पता नहीं कहाँ बच्चे कहाँ जो है फंस गए हैं कि उनका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है पढ़ाई में, वरना उनका पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से हमें पूरा यकीन था कि होगा। लेकिन कोई बात नहीं, लास्ट में भी बहुत अच्छे बच्चे मिलते हैं, तो हमें उम्मीद है अभी भी। हम उम्मीद तो वैसे कभी नहीं हारना चाहिए। तो ये बात है कि आप लोगों का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक में लाना है। लेकिन ये जो हर बार जो होता है कि भाई आपका 90 प्लस, तो 90 प्लस का तो बच्चों का लाइन लगा रहता है। बहुत बच्चे होते हैं जो 90 प्लस होते हैं, है ना बात। कॉमर्स के सब्जेक्ट में बहुत से बच्चे होते हैं जो 90 का जो है एकदम लाइन लगाए रहते हैं, गिनती ही नहीं उसका, है ना बात। और परसेंटेज की बात बोला जाए तो हम लोग का इस बार टारगेट 95 प्लस का है कि 95 प्लस लाएंगे तब जाके ही तो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 मिलाएंगे। जो यूपी बोर्ड के जो टॉपर होते हैं, है ना बात, वो 95 प्लस में ही होते हैं। तो इस बार कॉमर्स के बच्चों को लेकर के वहाँ तक जाने का हमारा जो है संकल्प है, क्योंकि कॉमर्स में प्रैक्टिकल नहीं होता, इसलिए बहुत कठिन है। हमेशा टॉप करते हुए आप देखेंगे, देखिए साइंस वाला या आर्ट्स वाला ही मिलेगा, कॉमर्स का नहीं मिलेगा। कारण क्या है, कॉमर्स वाले खैरात का नंबर नहीं लेते, सब अपने ताकत से, अपने जो है दिमाग से लिख करके सारे नंबर लाते हैं, है ना बात। तो इस बात का हमें गर्व भी है अपने कॉमर्स के बच्चों पे, अपनी पूरी कॉमर्स कम्युनिटी में, कि भाई हाँ, हम लोग जो है कोई भी एक फ्री का नंबर नहीं लेते, कोई भी प्रैक्टिकल स्कूल की तरफ से कोई नंबर मिलता है, सब अपने मेहनत से लिख करके पाते हैं, है ना बात, समझे। तो ये उम्मीद है कि हम लोग जो है इस बार टॉपर को भी जो है यूपी बोर्ड में कॉमर्स का टॉपर ले आएंगे। और ये मेरा सपना आज का नहीं, बहुत दिन का है, ठीक है। और अब हमारे पास बच्चे हैं और अच्छे बच्चे हैं, इसलिए जो है इस बार का सपना हम साकार करने की पूरी कोशिश में, आप लोग के बदौलत। सब लोग एकदम तैयार रहिएगा, 95 आप लोग को लाना है, ठीक है। तो समान उद्देश्य समझे ना, मेरा समान उद्देश्य क्या है, यही यूपी बोर्ड में टॉपर देना। आप लोग का समान उद्देश्य नहीं है,
आप सभी बच्चे अलग अलग उद्देश्य से पढ़ रहे होंगे, कुछ अलग परसेंट सोचे होंगे, कुछ अलग परसेंट सोचे होंगे, है ना बात। लेकिन हमारा उद्देश्य एक है, ठीक है। इसलिए हम संगठन कहलाएंगे, आप संगठन नहीं कहलाएंगे, ठीक बात। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद जो है प्रभावी संदेश वाहन, ठीक बात। प्रभावी संदेश वाहन का मतलब क्या है कि संगठन में जो है ना संदेश वाहन भी प्रभावपूर्ण तरीके से होना चाहिए, यानी संदेश जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए, दूसरी जगह से पहले जगह आना चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। जो है संदेश वाहन बीच में क्रैक नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। और संदेश वाहन आप आगे चल के पढ़ेंगे, है ना बात, कि संदेश वाहन क्या होता है, पूरा डिटेल से। यहाँ पे संदेश वाहन का मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि जो है कम्युनिकेशन होना, मतलब बातचीत, ऑर्डर्स, रिपोर्ट, जितने भी जो है बातचीत से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो एक जगह से जाए और दूसरी जगह आए और प्रभावपूर्ण तरीके से जाए, उसमें कोई खराबी ना हो, ठीक है। तो संगठन तभी अच्छा होगा जब संदेश वाहन भी उसमें अच्छा होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है, संगठन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है ना बात। संगठन प्रबंध के कार्यों में कौन सा नंबर का कार्य है, दूसरे नंबर का कार्य है। पहला नियोजन, दूसरा संगठन, ठीक है। और संगठन प्रबंध के कार्यों का सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से ही एक है, 5 कार्य प्रमुख है ना, उनमें से ही एक कार्य हमारा जो है दूसरा कार्य ये प्रबंध कहलाता है, सॉरी संगठन कहलाता है। अब ये संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना इसके जो है आपका कभी प्रबंध होना ही है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि तालमेल बैठाना इसी का काम है, पदों का क्रम बनाना इसी का काम है। बाद में पद में भर्ती जो है, जो पदों का क्रम बना उसकी भर्ती जो है, उसमें लोगों को जो है जॉब देना, उसमें चयन वगैरह करना, उसका प्रशिक्षण वगैरह करना, ये सब जो है नियुक्तिकरण का काम है। लेकिन पद बनाना किसका काम है, पद बनाना तो संगठन का काम है ना। इसलिए संगठन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, बिना इसके जो है आगे की बात ही नहीं सोचा जा सकता। यार पद नहीं बनेगा तो नियुक्ति कहाँ पे दोगे, अधिकार कैसे समझा पाओगे कि किसका क्या है, ये तो सब संगठन बना के देगा ना। बात क्लियर है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण कार्य है। फिर क्या है, स्पष्टता परिभाषित अधिकार एवं उत्तरदायित्व, ठीक है, दायित्व। ये बात समझिए कि संगठन ही जो है वही बताता है कि किसके पास क्या अधिकार है और किसके पास क्या उत्तरदायित्व है ना बात। वही समझाता है कि आप जो है इस लेवल तक आपके कार्य करने की आपकी ताकत है, आपका पहुंच इतने इतने कार्यों में, और साथ ही साथ वही उत्तरदायित्व निर्धारित करता है कि हाँ आपके कार्यों के लिए आपके पास इतने उत्तरदायित्व है, आप जो है इस चीज़ के जो है जिम्मेदार भी होंगे अगर वो चीज़ खराब होता है, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से संगठन ये तैयार करके देता है। और जाहिर सी बात है, जब भी कोई पद बनता है, आप खुद ही सोचेगा, कोई भी पद का निर्माण होता है तो उस पद का निर्माण में सबसे पहले ये नहीं बताया जाता कि इस पद के पास अधिकार कौन कौन से होंगे, इनकी शक्तियां क्या क्या है, ठीक है। और उसके बाद इस पद का उत्तरदायित्व बताया जाता है कि आपके पास जो है उत्तरदायित्व किस किस चीज़ों का, क्या क्या चीज़ आपको संभालना है, समझे बात। तो यही सारी चीज़ें हैं, बात क्लियर है। तो जब भी संगठन बनता है तो पद बनता है, तो पद बनेगा तो अधिकार उत्तरदायित्व तो बनना ही बनना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, संगठन जो है वो संबंधों का जो है ढांचा है। संगठन संबंधों का ढांचा है, बिल्कुल भाई, संगठन ढांचे के रूप में चलता ही है। और किस चीज़ का ढांचा है, संबंधों का, ठीक है। संबंध आपस में जुड़ता चलता है, जाहिर सी बात है। जैसे यहाँ पे हमने बताया है संगठन ढांचा का एक प्रकार कि भाई टॉप लेवल है, टॉप लेवल का संबंध किसके किसके साथ है, टॉप लेवल जो है ऊपर अपने मालिक के साथ, पूरे बिजनेस के मालिक के साथ जुड़ा रहता है, और नीचे किसके साथ जुड़ा रहता है, नीचे जो है मिडिल लेवल के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। मिडिल लेवल वाला किसके किसके साथ जुड़ा रहता है, मिडिल वाला जो है ऊपर जो है टॉप लेवल के साथ जुड़ा रहता है, और नीचे जो है लो लेवल के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। ये संबंध बन रहे ना। लो लेवल वाला किसके साथ जुड़ा रहता है, लो लेवल वाला ऊपर जो है मिडिल लेवल के साथ, और नीचे जो है किसके साथ जुड़ा रहता है, एम्प्लॉयज के साथ, कर्मचारी के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये संबंधों का पूरा क्या है, संबंधों का एक ढांचा है, एक पूरा सिस्टम है जिसके तहत जो है पूरा कार्य हो रहा है, ठीक है। तो जो है हमारा संगठन की पूरी विशेषताएं होगी। अब आगे चलते हैं हम लोग इसके बारे में और भी कुछ चीज़ों को देखते हैं कि क्या क्या इसके अंतर्गत है, ठीक बात। तो नेक्स्ट बात हमारा क्या है, संगठन की प्रक्रिया, ठीक है, कि संगठन की प्रक्रिया यानी संगठन किस प्रकार से होता है, स्टेप बाय स्टेप कार्य होता है संगठन में प्रक्रिया के रूप में। तो जाहिर सी बात उसकी प्रक्रिया बताया कि क्या क्या करना होता है इसमें। जब हमें एक संगठन का निर्माण करना है तो उसमें क्या क्या कार्य करना होता है, पहले कौन सा कार्य होता है, उसके बाद कौन सा कार्य होता है, उसके बाद कौन सा कार्य होता है। और एक बहुत ज़रूरी बात हम आपको बता दें, पता नहीं आपको किसी ने बताया है कि नहीं बताया है, ये बात एकदम याद रखिए, जब जब प्रक्रिया वर्ड मिलेगा, ठीक है, जब जब प्रक्रिया वर्ड मिलेगा, किसी का भी हो, नियोजन की प्रक्रिया हो, संगठन की प्रक्रिया हो, प्रबंध की प्रक्रिया हो, या आगे किसी भी कार्य की प्रक्रिया हो, किसी भी चीज़ का प्रक्रिया हो, तो जब जब प्रक्रिया मिलेगा तो उसके अंदर के जो भी पॉइंट्स होंगे, जैसे ये पॉइंट्स, ठीक है, इन पॉइंट्स को आपको लाइन बाय लाइन याद करना है, ठीक है, लाइन बाय लाइन। आप समझ रहे हैं, एक एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप, पहले नंबर का चीज़ पहले नंबर पे, दूसरे नंबर का चीज़ दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर का चीज़ तीसरे नंबर पे, इस तरह से लाइन बाय लाइन याद करना है और ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यहाँ तक कि प्रबंध के कार्य भी आपको लाइन बाय लाइन याद करना है। क्यों? क्योंकि प्रबंध के कार्य भी प्रक्रिया के रूप में होता है। पहले नियोजन होता है, फिर संगठन होता है, फिर नियुक्तिकरण होता है, फिर निर्देशन होता है, फिर नियंत्रण होता है। सब लाइन बाय लाइन याद होगा, तब जाके कार्य हो जो है आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगर लाइन बाय लाइन नहीं याद है, आप ऊपर नीचे करते हैं, आपको नंबर कट जाएगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, क्योंकि प्रक्रिया का मतलब ही होता है स्टेप बाय स्टेप चीज़ें, लाइन बाय लाइन चीज़ें। अब जहाँ पे स्टेप ही बदल देंगे तो सब खराब हो जाए ना। जैसे आपने पढ़ाई स्टार्ट किया तो आपने जो है LKG UKG पढ़ा, ठीक है, फिर आप 1 में आए, फिर 2 में आए, फिर 3 में आए, फिर 4 में आए, 5 में आए, ऐसे करके आप 12 तक आए हैं, लाइन बाय लाइन आए। ऐसा तो नहीं है ना
कि पैदा हुआ और हम जो है पहले 6th में पढ़े, फिर हम 2 में पढ़े, फिर हम 10 में पढ़े, फिर हम जो है LKG में चले गए, फिर हम 12 में आ गए, अभी 12 पास करने के बाद जो है हम जो है 5th पढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं है ना ऐसा होगा तो ये कोई पढ़ाई है नहीं ना, ये स्टेप बाय स्टेप सारे कार्य हुए हैं। तो उसी तरह क्या करना है, उसी तरह जब भी प्रक्रिया की बात होगा सब लाइन बाय लाइन लिख करके ही आंसर देना, तब पूरा मार्क्स मिलेगा। बाकी सब कुछ चाहे विशेषता हो, महत्व हो या दुनिया भर का बाकी जो भी टॉपिक हो, उसमें आप जो है ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनमें आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं। ठीक है, तो ये बात याद रखिए, जो संगठन की प्रक्रिया है ये टोटल जो है 5 तरीके से होकर के गुजरती है। ठीक बात, 5 स्टेप ये जो है फॉलो करती है। बात समझे? सबसे पहले क्रियाओं का विभाजन। जब भी हमें संगठन बनाना है तो पहले ये तो देखना पड़ेगा कि हमारे पास कौन कौन से कार्य हैं। क्रियाएं मतलब यहाँ पे कार्य समझिए, ठीक है, कितने कार्य हमारे पास हैं और उन कार्यों का विभाजन किया जाएगा। बात समझे? कार्यों का जो है विभाजन किया जाएगा, कार्य बटेंगे कि कौन सा कार्य किस फील्ड से रिलेटेड है, इस तरीके से उनको जो है बांटा जाएगा। बात समझे? विभाजन का मतलब समझना है ना, जैसे एक ही काम है पढ़ाना हमारा, अगर हम बोले कि हमारा एक ही काम है यूट्यूब पे पढ़ाना, तो ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि भाई एक ही काम है यूट्यूब पे पढ़ाना, लेकिन इसी यूट्यूब पे पढ़ाने को लेकर के जो है कई क्रियाएं बटी हुई हैं, कई क्रियाएं हैं। अब हम हर कार्यों को बांटेंगे, लिखेंगे कि ये एक काम है, ये दूसरा काम है, ये तीसरा काम है। जैसे अभी जो है यहाँ पर हम खड़े होकर जो है वीडियो शूट करें, ये एक काम हो गया, ठीक है। फिर दूसरा काम है जब लाइव हम रिकॉर्डिंग करते हैं, वो दूसरा काम हो गया, ठीक है। फिर थंबनेल बनाना तीसरा काम हो गया, शेड्यूल सेट करना चौथा काम हो गया, ठीक है। बच्चों के कमेंट्स के रिप्लाई देना एक जो काम हो गया, फिर जो है ऐसे करके जो है नोट्स बनाना एक काम हो गया, तो PPT बनाना एक काम हो गया। तो इसमें कई ढेर सारे काम आ जाते हैं, है ना बात। तो ये क्रियाओं का विभाजन हो गया, बांटना, ठीक। जब क्रियाएं बढ़ जाती हैं बहुत सी, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कार्यों का समूहीकरण, ठीक है। जब क्रियाएं बढ़ जाता है फिर उसमें जो भी कार्य बनते हैं उन कार्यों का समूहीकरण करते हैं और विभागीकरण करते हैं, ठीक बात। अब कार्य हमारे बहुत से आ गए हैं, हमने क्रियाओं का विभाजन किया तो बहुत से काम हमको दिखने लगे। अब उन कार्यों को हम क्या करेंगे, समूहीकरण करेंगे और विभाग बना देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, है ना बात, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो है ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें हैं संभालना, जैसे आप वो हो गया कि जो है शेड्यूल्स लगाने, ठीक है, वीडियो जो है, उसके बाद जो है कमेंट्स के रिप्लाई देने, ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह इन सबको हैंडल करना, ये जो है क्या है, कम्युनिकेशन का काम है, ठीक है। इसमें जो है स्किल चाहिए लिखने का, तो ये काम किसी एक कम्युनिकेशन वाले व्यक्ति को दे दिया, लिखने वाला जिसका पास स्किल अच्छा है उसको दे दिया, एक काम हो गया, एक समूह बन गया ना कि लिखने से संबंधित। दूसरा काम है क्रिएटिविटी का, जैसे वीडियो एडिटिंग करना, थंबनेल एडिटिंग करना, ये सारे काम क्या है, क्रिएटिविटी का, तो ये काम किसी एक व्यक्ति को दे दिया गया। बात समझ रहे हैं। फिर इसके बाद क्या है, तो ये भी एक समूह बन गया, तो एक ग्रुप ये बन गया कि भाई ये जो है क्रिएटिविटी ग्रुप हो गया, ये जो है कम्युनिकेशन ग्रुप हो गया, समझ रहे बात। तो इसी तरह कार्यों का जो है, और फिर एक टीचिंग का बात हो गया, तो टीचिंग के लिए एक अलग ग्रुप बन गया कि भाई पढ़ाने वाले लोगों का एक ग्रुप। तो इस तरीके से क्या होता है कि कार्य जो है ना, कार्य का इसी तरह से समूहीकरण होता है, एक जैसे कार्य को एक जगह पे डाल देना, कार्यों का समूह बन गया, विभाग बन गया। जैसे हमने बोला एक क्रिएटिविटी विभाग हो गया, एक जो है कम्युनिकेशन विभाग हो गया, एक जो है टीचिंग विभाग हो गया, समझ रहे बात। तो इस तरह से कार्य समूह में बढ़ जाते हैं और समूह में बढ़ने के बाद उनका एक एक विभाग बन जाता है, ठीक है। तो ये विभाग बनाना हमारा जो है संगठन का दूसरा कार्य हो गया, ठीक। इसके बाद तीसरा कार्य हो गया कार्य सौंपना। जब विभाग बन गया, एक एक व्यक्ति आ गए, फिर उन लोगों को कार्य दे दिया गया, भाई लो तुम्हारे अंदर ये सारे काम तुम्हें करना है। हम लोग पहले डिसाइड कर लेते कि कौन से विभाग में कौन कौन सा काम होगा, तो ये काम तुम्हारे हो गए, ये काम तुम्हारे हो गए, ये काम तुम्हारे हो गए। इस प्रकार से कार्य सभी विभागों को सौंप दिया गया, ठीक है। जब कार्य सभी विभागों को सौंपा जाएगा तो ऐसा नहीं ना कि कार्य केवल दिया जाएगा, हमने बोला ना कि जब भी आप अधिकार दीजिए, क्योंकि कार्य करने का आप अधिकार दे रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपको उत्तरदायित्व भी देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आपने कार्य सौंपा, तो कार्य सौंपते ही आपने क्या दिया, अधिकार भी दे दिया उस काम को करने के लिए, और साथ ही साथ उत्तरदायित्व भी दे दिया। तो अधिकार और उत्तरदायित्व संबंधों की स्थापना भी कर देते हैं, ठीक बात। यहाँ ऑब्लिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा डैश, ठीक है। अधिकार और उत्तरदायित्व संबंधों की स्थापना कर देते हैं कि अब जो है तुम्हारे पास ये अधिकार है, तुम्हारा ऐसे ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बेकार जो है, जैसे हमने क्रिएटिविटी ग्रुप रखा है, अगर वीडियो एडिट करके वो डाल रहा है तो उसका अधिकार वीडियो एडिट करना, वीडियो एडिट करके देना, ठीक है। अब वीडियो एडिट करके दे रहा है लेकिन उसके वीडियो एडिटिंग में मजा नहीं आ रहा है, बच्चे जो इस प्रकार से जो है रुक नहीं रहे हैं वीडियो पे, तो उत्तरदायित्व भी इसका बनेगा, है ना बात। मजा नहीं आ रहा है तो उत्तरदायित्व बनेगा कि भाई कैसे एडिट करो, कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ क्रिएटिव करो, बच्चों को कुछ अच्छा लगे, है कि नहीं बात। तो ये चीज़ें क्या है, ये हमारा क्या है, उसके ऊपर उत्तरदायित्व देना, एक अधिकार देना कि भाई काम कर रहे हो, ये शक्ति दे दिया गया, तुम्हारे द्वारा किया जाएगा, साथ ही साथ उत्तरदायित्व भी जाएगा, अगर कुछ भी उसमें खराब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी है, तो उसका भी स्थापना करना ये संगठन का एक है फन, जो है एक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। और लास्ट हमारा जो है, जब ये सारे काम हो जाते हैं तो फिर हमारा सबसे आखिरी काम क्या होता है, जिससे ये संगठन कहलाएगा, वो क्या होता है, विभिन्न क्रियाओं का समन्वय करना। इतने काम है, बहुत से काम बने ना, अब इन काम में तालमेल बैठाना भी इसका काम है। कब कितने देर में वो एडिटिंग करके देगा, एडिटर वाला जो एडिटिंग करने के बाद जो है अपलोड करने वाले को कब तक मिलेगा, अपलोड करने वाला कितने समय तक अपलोड करेगा, फिर टाइटल वगैरह सब डालने वाले, टेक्स्ट डालने वाले, एसईओ मैनेजर जो है वो कितने देर में एसईओ मैनेज करेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो क्या होगा, वो एक समन्वय बनेगा, बात समझे, वो एक समन्वय बनेगा ताकि जो है काम जो है एकदम फ्लुएंटली तरीके से चलता रहे। जैसे हमारे काम में जो है आपको अक्सर अप डाउन मिलता है,
कि कभी क्लास चल पा रहा है, कभी कभी रुक जाता है। इसका कारण क्या है कि हम लोगों में अभी जो है वो ग्रुप नहीं है, वो पूरा मैनेजमेंट का जो है पूरा एक जो है लोग नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ठीक है, जिनको मैनेजमेंट सौंपा जाए जिम्मेदार लोगों का, है ना बात। तो बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम, क्या है, 1-2 लोग ही हैं जो ये सारे कार्यों को करते हैं। तो अक्सर क्या होता है, किसी दूसरे काम में बिजी होने की वजह से, जाहिर सी बात है 2 लोग हैं तो कभी किसी को कोई भी काम आ सकता है, आकस्मिक कोई भी घटनाएं घटती रहती हैं, तो उन सब चीज़ों में जाने की वजह से, फंसने की वजह से हम लोग का अक्सर क्लास भी गड़बड़ हो जाता है और जो है चीज़ें थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है ना बात। तो ये होता है, ठीक बात। तो इस वजह से भी हमारी चीज़ें गड़बड़ाता है और ये जो है इसी वजह से हम लोग का समन्वय नहीं हो पाता। लेकिन अगर बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात किया जाए, थोड़ा बड़े ऑर्गेनाइजेशन को देखिए, तो वहाँ पे कभी ऐसा नहीं होगा। जो टाइम टेबल बताते हैं, जो चीज़ें बताते हैं, उस प्रकार से वो काम करते चलते हैं, क्योंकि उनके पास लोग ज़्यादा हैं, पैसा ज़्यादा है, लोग रख लेते हैं और काम करते हैं। अब हम लोग क्या है, बहुत ही छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही छोटा सा है, हमारे पास जो है उस तरह से जो है इनकम नहीं होता कि हम इतने लोगों को रखें, इतने लोगों से काम करवाएं। तो इस वजह से हम लोग का चीज़ें जो है उस लेवल से नहीं जाता। लेकिन अपने लेवल पे हम लोग सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, पढ़ाने को बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत से चैनल्स हम देखते रहते हैं ताकि हम सीखें कुछ, है ना बात। हम ये देखते रहते हैं कि उनमें क्या अच्छा है, कि बच्चे हैं हमारे में क्या खराब है कि नहीं है। हम बहुत से चैनल देखते हैं, चैनल्स मैनेजमेंट तो अच्छा करते हैं, लेकिन स्किल्स, टीचिंग स्किल्स हमें जो है बहुत अच्छा नहीं दिखता किसी का भी। अक्सर हम देखते हैं कि जो है बहुत बड़े बड़े चैनल जो है बहुत ही बेसिक माइनर जो है मिस्टेक करते हैं। तो वो चीज़ों को हमको देख के बड़ा दुख भी होता है कि यार क्या होगा यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों का, कितना बेकार कॉन्सेप्ट जा रहा है, कितना उनका जो है कॉन्सेप्ट खराब हो रहा है जो उनसे पढ़ के निकल रहे हैं। बहुत ही बड़े बड़े चैनल ऐसी गलतियां करते हैं और जब देखते हैं तो बड़ा गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर कहते हैं क्या कि किसी को डिफेम करेंगे या किसी के बारे में अंडरबंड बोलेंगे। मन तो करता है कि यार वीडियो बना के बोलें, लेकिन फिर सोचते हैं कि किसी को डिफेम करेंगे या किसी के बारे में अंडरबंड बोलेंगे तो उल्टा असर मेरे पे भी होगा। हो सकता है कि सामने वाला आकर के या उसकी कम्युनिटी आकर के मेरे चैनल को जो है गड़बड़ा दे। क्योंकि एक बार हुआ था, पिछले साल हमने देखा था, मेरे एक चैनल है CUT बाय ज्ञान आश्रम, उसका सबसे पॉपुलर वीडियो एक लोग से दुश्मनी की वजह से, जबकि हमने उसके खिलाफ कुछ बोला भी नहीं था, पता नहीं कहाँ है, उसको क्या दिक्कत हुआ कि वो एक तो पहले मेरे चैनल पे आया, मेरे चैनल पे आके अपना प्रचार करने लगा। जब उसको हमने ब्लॉक किया उसके लोगों को, तो फिर मेरे चैनल की उस वीडियो को ही वो जो है डिलीट करवा दिया। इतना रिपोर्ट मरवाया अपने लोगों से, इतना रिपोर्ट मरवाया कि मेरा चैनल का वो वीडियो डिलीट हो गया। यूट्यूब पे हम मैसेज करते करते थक गया, लेकिन वो वीडियो जो है वापस नहीं दिया यूट्यूब। सोचिए ऐसा भी है। तो जब कम्युनिटी पावर होता है तो इस तरह का भी पावर होता है। और ज्ञान आश्रम अभी फैमिली उतना बड़ा नहीं है, इसलिए हम लोग थोड़े कमजोर हैं। जिस दिन हम लोग की भी फैमिली बड़ी होगी ना, तो ऐसे ऐसे जो है माफिया लोग हैं, जो एजुकेशन माफिया अपने आप को बनते हैं कि अपने आप को हम ही आगे बढ़ेंगे, उन लोगों को भी हम लोग भी सिखा सकते हैं कि हम लोग भी क्या हैं। ठीक बात, तो क्लियर है ये बात, समझ में आया संगठन की प्रक्रिया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग जो है संगठन का महत्व। अब जो है हम लोग जानेंगे कि ये संगठन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व बोलिए, आवश्यकता बोलिए, ये बात आप समझ सकते हैं। ये चीज़ देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें होने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखिए अच्छे तरीके से। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है विशिष्टीकरण के लाभ। ठीक है, पहला महत्व यही है कि विशिष्टीकरण के लाभ। अब विशिष्टीकरण क्या है, तो एक बात जान लीजिए, जब किसी व्यक्ति को उसके अनुसार कार्य दे दिया जाता है और एक कार्य दिया जाता है, तो उस कार्य में पहले तो वो क्या है जो उसके अनुसार दिया जाए। जैसे हम कॉमर्स के टीचर हैं, हमें कॉमर्स पढ़ाना जो है हमारा विशिष्टीकरण, मेरा स्पेशलाइजेशन है। हमें कॉमर्स पढ़ाने के लिए दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है हम उस काम को बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन हम कॉमर्स के टीचर हैं और हमें दे दिया गया कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड को पढ़ाइए, पढ़ा पाएंगे? बोलेंगे सर आप 12 पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ाना तो बहुत आसान है। और आप में से बहुत से बच्चे पढ़ाते भी होंगे, बोलेंगे सर हम पढ़ा देंगे, आप क्यों नहीं पढ़ा पाएंगे? लेकिन देखिए, पढ़ा तो देंगे, लेकिन एक्चुअल में मेरा वो स्पेशलाइजेशन नहीं है, वो मजा नहीं मिलेगा हमको अपने काम को करने को लेकर के। क्योंकि हम 12 वालों को पढ़ाते हैं, हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया है, तो मतलब इंटरेस्ट ही नहीं आएगा पढ़ाने में, बस झिला रहे हैं, मतलब बस काम कर रहे हैं। मन से करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अक्सर इंसान वही काम को मन से करता है जो उसके लायक होता है, जो उसके हिसाब से होता है, तभी वो काम करता है। तो ये जो है जब स्पेशलाइजेशन में कार्यों को बांटा जाएगा, जैसे हमने संगठन में देखा कि भाई ग्रुप्स बनते हैं, उसमें कार्यों को दिया जाता है और ऐसे ग्रुप बनते हैं कि जो जिस लायक हो, ठीक है, जिसको एडिटिंग करने आता है उसी को एडिटिंग देंगे ना, कि किसी को भी दे देंगे, कुछ ना कुछ करके वो भी एडिट कर ही देगा। लेकिन जो क्रिएटिव माइंड वाला बंदा है वो ज़्यादा अच्छा करेगा। समझ में आ रहा है? तो यही चीज़ है। तो विशिष्टीकरण का लाभ होता है संगठन से, कार्य बढ़ते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को बढ़ते हैं जो उस कार्य में महत्वपूर्ण है, जो उस कार्य को अच्छा कर पा रहा है, तो उसका लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। किसी को भी कुछ देंगे तो वह नुकसान होना है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, कार्य करने में संबंधों का स्पष्टीकरण। दूसरी बात, संगठन का महत्व ये भी है कि अब कार्य जो किया जा रहा है उसमें संबंधों का स्पष्टीकरण है। हाँ, संबंध पता है कि कौन किसके साथ किस प्रकार से जुड़ा है ना बात। टॉप वाला जो है लो के साथ नहीं जुड़ा है, ठीक बात, टॉप लो के साथ नहीं जुड़ा है, बात समझें, क्योंकि टॉप लो का कभी बन ही नहीं सकता, बनेगा भी नहीं। टॉप वाला यार अलग किस्म का व्यक्ति है, लो वाला जो है अलग किस्म का व्यक्ति है। ये दोनों का आपस में जो है कभी बातचीत उस लेवल से हो ही नहीं, एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे। तो इनके बीच में तालमेल बैठाने के लिए इसीलिए मिडिल वाले का जो है जन्म हुआ है, मिडिल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक बात, मिडिल लेवल का, बात समझे। तो इस तरह से हमारा क्या है कि इन दोनों के बीच में तालमेल बैठाता है, इन दोनों का बनेगा और ये दोनों का आपस में बनेगा। तो इस प्रकार से जो है पूरा संगठन के बीच में तालमेल बैठा रहता है। तो संबंधों का भी पूरी तरह से स्पष्टीकरण होता है कार्यों में कि कौन किसके साथ किस प्रकार से जुड़ा है, ताकि संगठन एक अच्छे तरीके से चलता रहे। अगर संबंधों का स्पष्टीकरण नहीं होगा, कोई किसी से साथ जाकर जुड़ेगा, तो जाहिर सी बात है संगठन बर्बाद होना ही होना है।
है ना बात। ये लेवल बनना चाहिए कि किसके साथ कौन बात करेगा और किस लेवल से बात करेगा, समझे बात। अगर आपको जो है आपके अगर क्लास में कोई गड़बड़ी होता है, कोई आपको क्लास में मारता है, पिटता है या कुछ भी बोलता है, तो पहली शिकायत आप जो है किसको करेंगे, जो क्लास में जो टीचर है उससे करेंगे। ये नहीं कि मारा है, क्लास में टीचर बैठे और गुस्सा आ गया कि हमको कैसे मारा, जाकर सीधे प्रिंसिपल ऑफिस में चलेंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। अगर आप सीधे उधर चले जाएंगे तो पता है क्या, टीचर अलग कूटेगा, प्रिंसिपल अलग बोलेगा कि कैसे तुम हमारे पास आ गए, तो दोनों तरफ से आपको फिर सुनने को मिल जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, आपने जो संबंध है उसको तोड़ा है ना बात। आपने जो तरीका बनाया उसको आपने तोड़ा है, संगठन का नियम आपने तोड़ा है। तो ये चीज आपको समझना है कि संगठन क्या है, संबंधों का स्पष्टीकरण भी कर देता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है। जाहिर सी बात है संसाधन का अनुकूलतम यानी बहुत ही अच्छा प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि कार्यों को आपने उन व्यक्तियों को सौंपा है जो उस कार्यों को करने लायक है। आपने संगठन इस प्रकार से बनाया है, पदों को इस प्रकार से बनाया है जो उस चीज के लायक है, उनको उसी पद के हिसाब से रखा गया, ठीक है। तो अनुकूलतम प्रयोग भी होगा। नौसिखिया लोग तो आ नहीं रहे हैं, जिसको नहीं आता उसको जो मन वो पद तो दिया नहीं जा रहा है। पद इसी प्रकार से बने हैं जिस प्रकार से उनके कार्य हैं, जिस प्रकार से लोग उस कार्य को कर पाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से पद बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अनुकूलतम प्रयोग भी होता है। फिर क्या है, परिवर्तनों को अपनाना। जब भी अच्छा संगठन होगा, ठीक है, अच्छा संगठन होगा, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होता है, अच्छी संस्थाएं बनती हैं जब, तो ऑटोमेटिकली वहाँ के लोग क्या होते हैं, बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं, बहुत ही अभिप्रेरित होते हैं, है ना बात। अच्छा संगठन में आप देखिएगा कि लोगों का कॉन्फिडेंस कितना होता है, और थोड़ा खराब संगठन होता है तो कॉन्फिडेंस खराब होता है, ठीक है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्तियों से मिलिए तो एकदम ही अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ होते हैं, अलग ही लेवल का उनके अंदर हाव भाव होता है। थोड़े से घमंडी भी लगते हैं, लेकिन वो उनका ओवर कॉन्फिडेंस जब हो जाता है तब घमंडी लगते हैं, वरना ज्यादातर पोलाइट रहते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ा कॉन्फिडेंट वाला फील करेगा आपको, है ना बात। और जो खराब थोड़े संगठन के होते हैं वो जब उनके सामने बैठते हैं तो उनका बॉडी लैंग्वेज जो है थोड़ा डल होता है, उतना उस लेवल से पकड़ नहीं पाता है। समझ में आ जाता है कि हाँ यार ये छोटे कंपनी का माल जो है एम्प्लॉय है, ये बड़ी कंपनी का एम्प्लॉय है। तो जानते हैं जब आदमी मोटिवेटेड होता है, ठीक है, अभिप्रेरित होता है पूरी तरह से, तो वो किसी भी प्रकार का बदलाव हो उससे वो तैयार होता है निपटने के लिए। लेकिन जब आदमी उस तरह से उसका मोटिवेशन नहीं होता है और उसमें बदलाव जब हो जाते हैं, नियम कानून या किसी प्रकार से चीजें बदलती हैं, तो घबराहट होने लगता है। अरे यार अब कैसे होगा, अब क्या होगा, अब तो सब बर्बाद हो गया। इसका बहुत जीता जाता है एग्जाम्पल आपने जो है कोरोना काल में देखा था। कोरोना काल में अक्सर ऑनलाइन टीचिंग में उन्हीं टीचर्स को प्रॉब्लम हुआ जो छोटे स्कूल के थे, ठीक है, छोटे स्कूल के थे, उन टीचरों को जो है बड़ा प्रॉब्लम हुआ, वो जो है बड़ा डरते थे। और इस डर की वजह से और बाकी चीज़ों से बहुत लोग स्कूल छोड़ भी दिए, क्योंकि पैसा भी उस लेवल से नहीं मिल रहा था, ये भी एक कारण था। तो बहुत लोग स्कूल टीचर छोड़ भी दिए क्योंकि वो उस तरह से मोटिवेटेड नहीं थे उस परिवर्तन में अपने आप को ढालने के लिए, ठीक है। लेकिन एक बड़े स्कूल के टीचर्स क्या थे, उनके पास जो है मोटिवेशन था, ठीक है, उनके पास जो है थोड़ा सा ये नॉलेज था कि भाई हम इतने बड़े स्कूल के, ऑनलाइन टीचिंग क्या है, चलो कर ही लिया जाएगा। और उन्होंने सीखा और करते करते उन्हें आ भी गया, है ना बात। तो ये चीज़ें हैं, जब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आप किसी भी प्रकार के परिवर्तन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहेंगे। जब कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप कहेंगे यार बदल गया, आप तो पूरी सिचुएशन खराब हो गया, आप तो बेकार हो जाना है ना बात। तो ये चीज़ें, तो परिवर्तन को सामना करना जो है ये देता है, उसको अपनाना जो है आसान होता है अच्छे संगठन से। फिर क्या होता है, प्रभावी प्रशासन। जब बढ़िया संगठन होगा तभी प्रशासनिक तरीके अच्छे तरीके से होगा, प्रशासन जो है बढ़िया होगा, एडमिनिस्ट्रेशन, एक जो है प्रबंध का टॉप लेवल का कार्य जो होता है वो प्रशासन का होता है। तो जब बढ़िया संगठन होगा तभी टॉप लेवल वाला व्यक्ति अपने कार्यों को अच्छे तरीके से कर पाएगा। सब संगठन खराब है, नीचे सब खराब है, तो टॉप लेवल वाला जितना भी कर ले बढ़िया से नहीं हो पाएगा ना। तो प्रभावी प्रशासन के लिए भी अच्छा संगठन ही जो है जिम्मेदार है। फिर उसके बाद क्या है, कार्मिक विकास। कार्मिकों का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एम्प्लॉयज। कार्मिकों का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एम्प्लॉयज, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ का जो है ना वो क्या होगा, उनका भी विकास होगा। जाहिर सी बात है, अच्छे संगठन में है, सबसे बढ़िया तरीके से हो रहा है, स्पेशलाइजेशन है, तो उनका भी दिन प्रतिदिन विकास होगा, हर तरह से विकास। विकास वर्ड का मतलब होता है ना चौतरफा, हर तरफ जब आपकी वृद्धि होती है तो उसे विकास कहते हैं, ठीक है। किसी एक चीज़ का बढ़ना उसे वृद्धि कहते हैं, लेकिन सब कुछ का बढ़ना उसे विकास कहते हैं, ठीक बात समझे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर भारत में केवल और केवल रेलवे की वृद्धि होती, रेलवे में ही डेवलपमेंट होता, तो वो क्या होता है, केवल उसे पूरे भारत का विकास नहीं बोलते हैं, उसे बोलते हैं कि रेलवे का जो है वृद्धि हुआ है, ठीक है, भारत की वृद्धि हुआ है, यही बस बोला जाता है। लेकिन चौतरफा जब सारे चीज बढ़ते हैं तब उसे विकास वर्ड बोला जाता है। विकास का डेफिनेशन समझिएगा, जब सब कुछ बढ़ेगा तब, ठीक है, एक चीज बढ़ेगा तो उसे केवल वृद्धि कहा जाता है, बात समझे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी का शरीर बढ़ता है लेकिन दिमाग नहीं बढ़ता है, कुछ होता है ना, जो है आपका कोई मिल गया वाला जो है उसकी तरह, रोहित की तरह, है ना बात, कि शरीर तो इतना बड़ा हो जाता है, अच्छा खासा डोले सोले होता है, लेकिन जो है दिमाग नहीं होता है ना बात, समझे। तो उसका क्या था, उसका शारीरिक वृद्धि हुआ था, उसे शारीरिक वृद्धि कहेंगे, शारीरिक विकास नहीं कहेंगे, शारीरिक वृद्धि हुआ था, ठीक है। और मानसिक रूप से नहीं, व्यक्तित्व का पूरा विकास नहीं होता। लेकिन जब वो पूरी तरह से जब सही हो जाता है, सब चीज़ अगर बढ़ता है, जैसे हम लोग जो है, जो सामान्य लोग हैं, जो सामान्य बच्चे हैं, वो क्या होते हैं, वो पूरी तरह से वृद्धि करते हैं। तो इन्हीं लिए इसी कहा जाता है उस बच्चे का विकास हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ बढ़ता है, समझे बात। तो ये बात जानिए। तो कार्मिकों का विकास का मतलब क्या है कि जो भी कर्मचारी हैं वो हर तरह से बढ़ते हैं, हर चीज़ उनका अच्छा होता है। क्या उनका मेंटल स्थिति जो है अच्छा होता है। भाई कार्य अच्छे जो है संगठन में करेंगे तो आपका दिमाग भी बढ़ेगा ना, नई नई चीज़ें सीखने को मिलते हैं, नई नई चीज़ें जानने को मिलते हैं, तो आपका जो है दिमागी स्तर भी आपका बेहतर होगा कार्य को करने को लेकर के, ठीक है। आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलता ही रहेगा, साथ ही साथ आपका जो है सैलरी भी बढ़ता है अच्छे संगठन में। तो भाई पैसे का भी विकास हो रहा है, आर्थिक विकास भी हो रहा है, उसके साथ साथ क्या है, पदों का भी वृद्धि हो जाता है, प्रमोशन भी होता है अच्छे संगठन में,
है ना बात। तो पदों का भी विकास होता है, तो जाहिर सी बात है वहां भी आपका विकास हो रहा है। तो ओवरऑल सब चीज में विकास होता है अगर बढ़िया संगठन है तो। ये बढ़िया संगठन का एक ये भी महत्व है। फिर विस्तार और वृद्धि, यहाँ पर विस्तार और वृद्धि कर्मचारी का नहीं बल्कि पूरे बिजनेस का है। जाहिर सी बात है जब एक एक कर्मचारी बढ़ेंगे, अब जब एक एक कर्मचारियों का विकास होगा तो वो कर्मचारी कार्य किसके लिए कर रहे हैं, संगठन के लिए कर रहे हैं, अपने व्यवसाय के लिए कर रहे हैं। तो व्यवसाय में भी विकास और वृद्धि लगातार होगा, विस्तार और वृद्धि होता रहेगा। और उसके बाद क्या नेक्स्ट, कर्मचारियों का विकास। अरे ये दो बार हो गया, इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कार्मिक का मतलब भी वही होता है जो कार्य करने वाले लोग होते हैं, इसको रहने दीजिए। तो टोटल मिला के हमारे जो है ये 7 पॉइंट आप देख लीजिए, ठीक बात। कर्मचारी की जरूरत नहीं है क्योंकि वही बात हो गया, उसमें भी वही सेम चीज लिखना है कि कार्मिकों का मतलब भी होता है एम्प्लॉय जो कार्य करने वाले लोग हैं, है ना बात। कर्मचारी का मतलब भी वही हो जो कार्य करने वाले लोग हैं। तो बात वही है, दोनों में सेम ही चीज है, तो क्या अलग से बताएं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज प्रबंध का महत्व देखा, ठीक। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होगा और इसके बाद हम लोग को संगठन में और क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद संगठन में और टोटल 3 या 4 वीडियो आएगा और फिर ये संगठन समाप्त हो जाएगा। हर एक वीडियो में एक स्पेशल चीजों को लेकर के बात होगा। जैसे नेक्स्ट में हम लोग संगठन ढांचा पूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है संगठन का जो है स्वरूप पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें करते करते हम लोगों का पूरा एक पूरा संगठन चैप्टर कंप्लीट होगा और बढ़िया से एक एक पॉइंट को एक एक जो है चीजों को लेते हुए चलेंगे और हर एक वीडियो में आपको एक कंप्लीट स्टडी मिलेगा एक टॉपिक का, ठीक है, इस तरह से। और वो सारे के सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम को लेकर के, इसलिए लाइन बाय लाइन देखते रहिए, चैप्टर को कंप्लीट करते रहिए। साथ ही साथ अगर सेल्फ नोट्स बनाते हैं तो सेल्फ नोट्स भी बनाइए, बाद में हमारे नोट्स तो आपको मिलते ही हैं, तो वो चीज़ भी मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए बस आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।